हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेस्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो सेकंड पेपर है वह कैसा रहा। ठीक है, सबसे पहले आप ये बता दें आपका सेकंड पेपर जो आपने दिया वो कैसा रहा, जितना आपको यहाँ से दिया गया उससे पेपर आपको कितना मिला। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का तो कहना है कि पूरे के पूरा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स नहीं गया जो हमने बच्चों को प्रोवाइड कराया या मैंने जो आपको पढ़ाया। तो प्यारे दोस्तों, अब है आपका पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यह आपका थर्ड पेपर है। ठीक है, और ये आज आपका यानी कि आज तारीख है 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को ये 3 बजे से आपका पेपर होगा, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सेकंड पेपर में सिर्फ 400 क्वेश्चन हम करा पाए थे। इसमें पूरे 500 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? इसमें पूरे 500 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप पहले ही दे दिया करो ये क्वेश्चंस। तो प्यारे दोस्तों, इसको मुझे बनाने में, कंप्लीट करने में 2 बज जाता है। रात के 2 बजे तक वीडियो कंप्लीट हो पाती है। तब मैं इसको 3 बजे तक पूरा शेड्यूल करके तब मैं सोता हूँ 3 बजे तक। ठीक है, तो बड़ा मेहनत लगती है इन 500 क्वेश्चंस के पीछे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तब आपको ये 7-8 बजे मॉर्निंग में वीडियो मिल पाती है। तो पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को हम शुरू कर रहे हैं। 500 प्रश्न इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और देखिए, पाठचर्या शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन और दौड़ का मैदान। दोनों ही अर्थ होते हैं पाठचर्या शब्द के, दोनों ही अर्थ होते हैं। पाठचर्या का जो प्रमुख क्षेत्र है, इसमें जैसे शैक्षिक क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, रुचिकार हो गए, ये सभी जो है वो क्या है, पाठचर्या के प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रच्छन्न यानी कि जो हिडन करिकुलम है, हिडन पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? फिलिप जैक्सन ने। किसने प्रस्तुत की थी? फिलिप जैक्सन जो है, इन्होंने प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी। और मैंने आपको बताया भी था कि फिलिप जैक्सन से रिलेटेड आप ये भी याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है लाइफ इन क्लासरूम। क्या पुस्तक का नाम है? लाइफ इन क्लासरूम, CLASSROOMS। ये इनकी पुस्तक है फिलिप जैक्सन की, लाइफ इन क्लास रूम्स। ओके, और इन्होंने ये जो प्रच्छन्न पाठचर्या का जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, वो दिया था 1968 में, 1968 में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। ये प्रच्छन्न पाठचर्या क्या होती है? प्रच्छन्न पाठचर्या को किसी टीचर की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। छात्रों को ऐसा कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि वो पाठचर्या जहाँ पे छात्रों को ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में न तो पढ़ाया जाता है, ना ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है, वो कौन सी पाठचर्या है? वह प्रच्छन्न पाठचर्या है। ठीक है, ये विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा था, इसलिए टाइम दे दिया इसको। पाठचर्या का एक जो भाग है वह हमारा क्या है? पाठ्यक्रम। पाठचर्या का ही भाग है पाठ्यक्रम। पाठचर्या को कहते हैं करिकुलम और पाठ्यक्रम को कहते हैं सिलेबस। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मूल्यांकन के द्वारा। जब जो भी सिलेबस, जो भी पाठ्यक्रम तैयार होता है, जब उसका इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है, तब पता लगता है कि पाठचर्या कितनी इफेक्टिव रही, बालकों को कितना इससे हेल्प हुई। ठीक है, एक पाठचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट या PIP है, जिसमें निम्नलिखित के अनुभव शामिल हैं, जिसमें जो है कि शिक्षार्थी का अनुभव शामिल होता है। पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक कारक भी हैं, आर्थिक कारक भी हैं, वैज्ञानिक कारक, ये सभी कारक पाठचर्या विकास को प्रभावित करते हैं। पाठचर्या किस महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में सहायता करती है? जो पाठचर्या है ये बच्चों को उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करती है? सहायता करती है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? भाई, कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? कोर पाठ्यक्रम का मतलब होता है ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हों। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके, उसे हम कोर प्रधान पाठ्यक्रम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा। ओके, और इसमें और भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो ये बाल केंद्रित होता है और इसमें जो टीचिंग होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, और ये जो पाठ्यक्रम है वो सबसे अधिक प्रचलित है कोर प्रधान पाठ्यक्रम। ठीक है, इसका समय विभाग चक्र लचीला होता है, इसके जो पीरियड होते हैं वो बड़े होते हैं,
और अध्ययन जो टीचिंग लर्निंग है उसके साथ साथ इसमें परामर्श भी चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जिसमें अध्ययन अध्यापन के साथ साथ परामर्श भी चलता है, तो वो कोर प्रधान पाठ्यक्रम है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन वही उसी तरीके का मिल गया। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है समस्त युवकों के व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का अनुभव देना, बालकों को वह अनुभव प्रदान करना जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे। इस तरीके से ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम किस सन में दी गई थी? तो प्रच्छन्न पाठचर्या अभी मैंने आपको बताया ये 1968 में फिलिप जैक्सन के द्वारा दी गई थी। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? फिलिप जैक्सन ने प्रयोग किया। कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? ये पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है, पीरियड बड़े होते हैं, मैंने अभी बताया। ये पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है, ठीक है। इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। कोर पाठ्यक्रम की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इस पाठ्यक्रम के छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा टीचिंग में अधिक समय भी लग जाता है। हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा देने में कुशल भी नहीं होते हैं। ऑप्शन जो डी है वह यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कोर पाठचर्या के अंतर्गत किन तत्वों को महत्व दिया जाता है? तो इसमें बाहरी सृष्टि, सामाजिक वातावरण, कलाएं, हस्तकलाएं, इन सभी तत्वों को महत्व दिया जाता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते हैं, कई विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रच्छन्न पाठचर्या की क्या विशेषता है? प्रच्छन्न पाठचर्या अक्सर छात्रों, शिक्षकों और वृहद समाज के द्वारा अनजानी और अपरिचित होती है। प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यालय संस्कृति से प्रभावित होती है, जिसको हम हिडन कैरिकुलम भी कहते हैं। प्रच्छन्न पाठचर्या के विद्यालयी व्यवस्था के समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। पाठचर्या का प्रकार है, देखिए कोर पाठचर्या भी होती है, समेकित पाठचर्या भी होती है, क्रिया केंद्रित पाठचर्या भी होती है। ये सभी जो है पाठचर्या के प्रकार हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बालकों को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वर्तमान और भावी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्ञान और अनुभव प्रदान करना, व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी रहेगा वह राइट हो जाता है। कोर पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में एक विकल्प सही नहीं है। कौन विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो है कोर पाठचर्या शिक्षक केंद्रित है, नहीं। इसमें समय विभाग चक्र लचीला और अनिश्चित होता है, सही है। यह पाठचर्या समस्या समाधान पर बल देती है, सही है। इसमें कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है, सही है। यहाँ पे जो कह रहा है कि सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये बाल केंद्रित होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पाठचर्या को और किन नामों से संबोधित करते हैं? पाठचर्या को हम सिलेबस भी कहते हैं, कोर्स ऑफ स्टडी भी कहते हैं। इन नामों से इसको संबोधित करते हैं। पाठचर्या शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? पाठचर्या शब्द हमारा लैटिन भाषा के शब्द से बना है। पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए तय करना पड़ता है। यह जो स्टेटमेंट है वह ब्रूबेकर का है। पाठचर्या के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए कैरिकुलम, सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी, ये सारे ही नाम दिए जाते हैं। लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं? लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो, लचीलापन होना चाहिए, बहुमुखी प्रवृत्ति होनी चाहिए, इन सभी जो है कि सिद्धांत इसमें इंक्लूड हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? शैक्षिक समाज विज्ञान जो पुस्तक है वह फ्रांसिस जे ब्राउन की है, फ्रांसिस जे ब्राउन की है। विद्यालयी व्यवस्था का मूल आधार है पाठचर्या,
क्या है? पाठचर्या। पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए, यह कथन फ्रोबेल का है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है? सामाजिक आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या हैं? शिक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के क्या हैं? सूत्र हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित कहो चाहे पुस्तक केंद्रित कहो, इसमें सब्जेक्ट पर फोकस होता है। पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? इसमें उद्देश्य, अंतर्वस्तु, लर्निंग और जो मूल्यांकन प्रोसेस है, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। किसने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? फिलिप एवं टेलर ने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या किसने और कब बनाया? तो ये 1990 में एनसीईआरटी ने तैयार किया। 1990 में एनसीईआरटी ने तैयार किया। पाठचर्या संरचना के प्रमुख कितने सोपान हैं? पाठचर्या संरचना के प्रमुख 4 सोपान हैं। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सामसिक मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? आर.एच. दबे ने किया था। किसने किया था? आर.एच. दबे ने। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य किन दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए? तो यह मानवीय अधिकारों से सामंजस्य स्थापित करे, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी सार्थक होना चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये सभी दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटकों को मुख्य माना जाता है। यह घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें जो घटक है आपका उद्देश्य आ जाता है, विषय वस्तु आ जाती है, सीखने के तरीके, अनुभव आ जाते हैं, तो ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन देखिए छात्र मूल्यांकन भी होता है, पाठचर्या मूल्यांकन भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों से सहभागिता किन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है? तो वो एक तो व्यक्तिगत सहभागिता हो गई, संपूर्ण वर्ग के सभी स्तरों पर सहभागिता हो गई, छोटे समूहों के विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता हो गई। इन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? तो व्हीलर ने पाठ्यक्रम की संरचना जो प्रक्रिया है उसको वृत्ताकार माना है। अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में कौन सा व्हीलर के द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है? तो वह पोषित मूल्य नहीं है। पोषित मूल्य नहीं है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये परिभाषा अर्बन की है। किसकी है? अर्बन की है। ठीक है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये पहले पूछा भी गया था। अर्बन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो वह जनमत है। ठीक है, जनमत जो है ये मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है, बाकी वस्तुनिष्ठ है, व्यवहारिक है, व्यापकता है, सभी इसमें आपके राइट हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? तो वह दृश्य श्रव्य सामग्री है, जिसमें बालक सामने देख भी रहा है और सुन भी रहा है। अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? वह है मोसमैन। मोसमैन। निम्न में कौन सा अंतर्वयस्क चयन का गौण मानदंड नहीं है? व्यावहारिकता नहीं है। बाकी इसमें शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, उपलब्धियां आ जाती हैं, अधिगम योग्यता आ जाती है, उपयोगिता आ जाती है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है तो गुणात्मक रूप में होता है। कैसा होता है? गुणात्मक रूप में होता है। निम्न में कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो वह है प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। बाकी शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र एक तो छात्र में व्यवहारगत परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी लक्ष्यों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरणा तथा अधिगम पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये सारे मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? तो वह है विज्ञान। साइंस के अंतर्गत बालक बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करता है। उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैट के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है? तो वह है एडवर्ड ए क्रग।
एडवर्ड ए क्रग। शिक्षा के उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? शिक्षा के उद्देश्यों के 2 प्रकार हैं। एक तो विषय का ज्ञान, दूसरा मानसिक विकास होना चाहिए। ये शिक्षा के 2 प्रकार के 2 उद्देश्य हैं। टीचिंग एवं लर्निंग किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होती है? अनुभव के माध्यम से। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटा है? तो वो है व्हीलर, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संरचना को 5 पदों में बांटा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें पाठ्यपुस्तकें जो हैं ये मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत नहीं आती हैं। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है। कैसी? दार्शनिक होती है। निम्न में क्या अधिगम अनुभव के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? अधिगम अनुभव का चुनाव एक क्षेत्र विशेष के लिए हो, ये अधिगम अनुभव के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अधिगम जो है वह क्रियाशील प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? क्रियाशील प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? पाठ्यक्रम निर्माताओं का। किसका है? पाठ्यक्रम यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करने का दायित्व किसका है? जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं निर्माता हैं। शिक्षा संपूर्ण समाज की प्रक्रिया है। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? ओटावे से है। किससे है? ओटावे से है। पाठचर्या के कितने मुख्य आधार होते हैं? पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप और ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप, ये पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है पाठचर्या। क्या है? पाठ्यचर्या। किस पाठचर्या में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है? तो वह है कोर पाठचर्या। क्या है? वह है कोर पाठचर्या। अगला प्रश्न कहता है, शिक्षण चरों को 3 कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? शिक्षण चरों को 3 क्रियाएं, एक तो निदान, दूसरा उपचार, तीसरा मूल्यांकन यानी कि डायग्नोसिस, और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन, फिर इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 3 क्रियाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण सौद्देश्य प्रक्रिया है जिसका एक उद्देश्य होता है। मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षक के 2 कार्य कौन से हैं? तो वो एक तो मानदंड परीक्षा की रचना करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ये 2 कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षण की रचना में भाषा का विशेष स्थान है। क्या इस प्रक्रिया का कोई दूसरा प्रमुख अवयव है? तो वह है भाषा विज्ञान। क्या है? भाषा विज्ञान। कौन शिक्षण प्रक्रिया की संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना शिक्षण अपूर्ण और अप्रभावशील रह जाता है? तो वह है तर्क। ठीक है, तर्क शिक्षण प्रक्रिया की संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। तर्क वितर्क होना, जिसके द्वारा विद्यार्थी, समाज और राष्ट्र का विकास संभव है, वह पाठचर्या है। एक कुशल शिक्षक को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे विषय वस्तु के द्वारा अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके? तो उसे शिक्षण कौशल को व्यवहार रूप प्रदान करना, शिक्षण युक्तियों, प्रविधियों तथा पृष्ठपोषण प्रविधियों की समुचित व्यवस्था करना, ये दोनों ही कार्य करने चाहिए। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दोनों ही तरीके की होती है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। कौन कौन? शिक्षण, छात्र और पाठ्यवस्तु। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण, छात्र और पाठ्यवस्तु, ये क्या है? ये 3 चर होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें इसमें शिक्षण नहीं, यहाँ पे शिक्षक होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसको काटो, यहाँ पे शिक्षक लिखो। शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, ये शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं, जिसमें जो शिक्षक होता है यह स्वतंत्र चर होता है। अगर आपसे ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये स्वतंत्र चर होता है, और जो छात्र होता है ये आश्रित चर होता है, यह आश्रित चर होता है। और जो पाठ्यवस्तु है प्यारे दोस्तों, यह हस्तक्षेप चर होती है। क्या होता है? ये पाठ्यवस्तु जो है वो हस्तक्षेप चर होता है। आपसे पूछ लेगा कि शिक्षण प्रक्रिया का जो हस्तक्षेप है, जो पाठ्यवस्तु है वो किस प्रकार का चर है? तो ये हस्तक्षेप चर है। छात्र आश्रित चर है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। यहाँ तक बात क्लियर होती है, उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। शिक्षार्थी जो है वह
आश्रित चर होता है। इसकी अनुक्रियाओं के प्रमुख तत्व हैं, जैसे कौन से हैं, तो वह निष्पत्ति है, भाषा की बोधगम्यता है, कौशल, ये सभी इसमें राइट हो जाएंगे। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के कितने पहलू होते हैं? किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं। शिक्षा क्यों, शिक्षा कैसे और शिक्षा में क्या। अगर आपने 1 लीनियर पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे। पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों से होता है। शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता किससे की जाती है? चिकित्सक के कार्यों से, क्योंकि चिकित्सक भी पहले निदान फिर उपचार करता है, और इसमें भी, शिक्षा में भी पहले निदान फिर उपचार होता है। टीचिंग प्रोसेस में छात्र किस प्रकार के चर होते हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन। जो छात्र होता है वह आश्रित चर होता है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, पाठ्यवस्तु हस्तक्षेप चर होता है। तीनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आश्रित चर इसमें जो है ऑप्शन वह राइट हो जाएगा। शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण करना किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो यह निदानात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसका कथन है? किलपैट्रिक का कथन है। शिक्षण किसी न किसी रूप में चलता आ रहा है, आदिकाल से चलता आ रहा है, आजकल से नहीं। शिक्षक के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित होता है? छात्र प्रभावित होता है। शिक्षण के मध्य जो छात्र है वह श्रोता होता है, सुन रहा होता है बैठ करके। इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? मुक्तात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? तो वह है हस्तक्षेप रहित, जिसमें इंटरफेयर ना हो। प्रश्न कहता है, शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है? तो वह है परामर्श न लेना। ऑप्शन डी इज द राइट वन। शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है। शिक्षण एक उपचार नहीं है। शिक्षण एक उपचार नहीं है, ये शिक्षण की प्रक्रिया को एक्सप्लेन नहीं करता है। बाकी शिक्षण अंतः क्रिया है, उसका उद्देश्य होता है। ओके, शिक्षण एक निर्देशन नहीं है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण के सभी पक्षों, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन जो है वह किसके द्वारा ही किया जाता है? वह शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षक के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है? तो वह शिक्षक है। छात्र को टीचर के द्वारा नियोजित, व्यवस्थित और प्रस्तुत जो है तथा क्रियाशील होना पड़ता है। इनमें से कौन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है? तो वह लर्निंग है, अधिगम है। हम जीवन भर सीखते रहते हैं। कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है? शिक्षण जो है यह बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन से कार्य करता है? तो वह निदानात्मक कार्य करता है, पहले निदानात्मक कार्य करता है। प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष नहीं है मौन स्वीकृति। क्या नहीं है? मौन स्वीकृति। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं, नियोजित और क्रियान्वित। नियोजित और क्रियान्वित। द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग जो पुस्तक है वह लीज फ्रेजर एवं जॉनसन की है। पाठ्यक्रम का अर्थ है शिक्षण उन्नयन, विद्यार्थी उन्नयन, कक्षा का कार्य उन्नयन। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी कि टीचिंग प्रोग्रेस हो, विद्यार्थी की प्रोग्रेस हो। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। शिक्षकों को समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारण क्या हैं? शिक्षकों में विषयों के आवश्यक ज्ञान का अभाव, अच्छे शिक्षकों की उपेक्षा, आर्थिक तंगी, ये सभी जो है शिक्षकों को समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारण हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्री जोसलीन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान बताया है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने टीचर्स से कौन से गुणों की अपेक्षा की है? तो इन्होंने शैक्षिक विषयों में नवीन जो प्रवृत्तियां हैं उनके प्रति सजगता हो, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य प्रकृति भी होनी चाहिए। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण जो है वह अध्यापक है। कौन है? अध्यापक है।
इतने प्रश्न क्लियर हुए, 100 प्रश्न क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है? तो वह है सभी चरणों पर, किसी एक या दो नहीं, सभी चरणों पर। निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो यह शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चरण तथा सहायक सामग्री के चयन, इन दोनों ही सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन कर सकता है? तो वह अध्यापक कर सकता है। कौन कर सकता है? अध्यापक कर सकता है। शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है? टीचर्स में ज्ञान और अनुभव, इन दोनों की ही उत्तरदायित्व की जो भावना है वह प्रबल होती है। अगला प्रश्न है अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से कैसा संबंध होता है? भावनात्मक संबंध होता है। पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? तो कक्षा में। ठीक है, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक होता है। शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी टीचर होता है। शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम को। टीचर्स का जो आयु वर्ग है वह पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, जो एजेड टीचर होंगे, वो बेहतर पाठ्यक्रम देंगे। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। युवा और प्रौढ़ में पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में काम करता है? 2 प्रमुख रूपों में काम करता है। प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है? प्रत्येक शिक्षक नैतिक मूल्यों में कुछ न कुछ आस्था रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में काम नहीं करता? व्यक्तिगत रूप में, संगठित शक्ति के रूप में, व्यवहार के रूप में, उपयुक्त सभी रूप में काम नहीं करता। अगला प्रश्न है प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? तो यह सामान्य नैतिक आचरण का शिक्षक होता है। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? बालकों तक पहुँचाने का माध्यम होता है। किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? तो यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। वर्तमान समय में टीचर किस रूप में भी उभर रहा है? तो जो टीचर है वह संगठन शक्ति के रूप में भी उभरकर सामने आ रहा है। राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? केंद्र स्तर पर है। किस स्तर पर है? केंद्र। सॉरी। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान पाठचर्या निर्माण में सबसे अधिक किस पर बल देता है? तो यह बालकों की रुचि, रुझान, योग्यता, इन सभी पर विशेष बल देता है। पाठचर्या निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए? पाठचर्या का निर्माण दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, इन सभी सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए। वो 3 अवस्थाएं हैं यथार्थता, सामान्यीकरण, कौतूहल। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। किस दृष्टि से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए? तो उपयोगिता की दृष्टि से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसके अनुसार? पाठचर्या का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है, ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग की तरफ से कहा गया है। पाठचर्या बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियाँ किस सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो ये बाल केंद्रिता के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। किसके अनुसार? पाठचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो समाज शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत जो है इसके अनुसार। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। किसके अनुसार पाठचर्या विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर देता है? तो मनोविज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत जो है ये पाठचर्या विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर देता है। पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सकें। ये उपयोगिता का सिद्धांत है।
किसका? उपयोगिता का। पाठचर्या सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होनी चाहिए, यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके, यह सिद्धांत सह संबंध का सिद्धांत है। किसका? सह संबंध का सिद्धांत है। पाठचर्या रचना कैसी क्रिया है? पाठचर्या रचना सुनियोजित क्रिया है। पाठचर्या रचना सुनियोजित क्रिया है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षक पद्धति का विकास हुआ है? तो इसमें मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति, इन सभी प्रकार की पद्धतियों का विकास हुआ है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में जॉन डीवी जो विद्वान हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? देखिए, एकीकृत पाठ्यक्रम होता है, विषय केंद्रित होता है, शिल्पकला केंद्रित होता है, व्यवहारिक पाठ्यक्रम जो है ये पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? तो देखिए, परीक्षा प्रणाली हो, शासन पद्धति हो, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और समितियां, ये सभी जो हैं ये पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पाठचर्या के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन नहीं है? तो इसमें व्यवहारिकता जो है वह आवश्यक तत्व नहीं है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार ब्रूनर हैं। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? ब्रूनर हैं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है? गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है वह क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। किसको? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? छात्र केंद्रित जो पाठ्यक्रम है यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि ये छात्र केंद्रित है और छात्र यानी कि इसमें प्रयोग पर बल दिया गया है। शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ, यह नेल्सन एवं बॉसिंग से संबंधित कथन है। निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? देखिए, एकीकृत पाठ्यक्रम जो इंटीग्रेटेड होता है, इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। इसमें छात्र की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। इसमें बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है, तो ऐसा जो है इसमें नहीं है। तो ये जो है पाठ्यक्रम का गुण नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध, विषय क्षेत्र को क्रमबद्ध करने का जो सिद्धांत है यह माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? कार्य विशिष्टता का सिद्धांत जो है या प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसमें कार्य विशेष पर जोर नहीं होता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी का संबंध जो है वो यूएसए यानी कि अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से है। जेम्स ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में 6 तत्व बताए गए हैं। जेम्स एम ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। पाठचर्या का सूत्रपात किसने किया था? जॉन डीवी ने पाठचर्या का सूत्रपात किया था। बाल केंद्रित पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? क्रियात्मक होता है, प्रयोगवादी होता है, सामीप्राय युक्त होता है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णता और समग्र रूप में सीखने वाले में निहित है। यह कथन जेम्स एम ली का है। जेम्स एम ली का है। जॉन डीवी ने किस प्रसिद्ध विद्यालय की स्थापना की थी? तो इन्होंने लेबोरेटरी विद्यालय की स्थापना की थी। लेबोरेटरी विद्यालय की स्थापना की थी। प्रयोगात्मक विद्यालय में किन 4 प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए? तो इसमें सामाजिक, रचनात्मक, कलात्मक, गवेषणात्मक, प्रयोगात्मक, इन जो है कि ये जो 4 प्रवृत्तियां हैं इनको अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। किसी समुदाय की 2 तरह की प्रकृति कौन सी है? तो वह समुदाय की गतिशीलता, समुदाय की मुक्त अवस्था, ये 2 तरह की प्रकृति है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम इस प्रकार होंगे। किस प्रकार? इसमें भाषा, सामान्य आधार पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा ये सभी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के छात्र समुदायों को शिक्षा के लिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा? तो वह ऐच्छिक पाठ्यक्रम है। कौन सा?
ऐच्छिक पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है उसे छात्र या अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पाठचर्या में विषय को आधार मान करके पाठचर्या को नियोजित एवं संगठित किया जाता है? तो वह विषय केंद्रित पाठचर्या है जिसमें विषय को आधार बनाया जाता है, विषय केंद्रित कहलाता है। कौन सी पाठचर्या क्रिया या कार्य को आधार बनाता है? तो वह है क्रिया केंद्रित पाठचर्या जो एक्टिविटी या फिर वर्क को, प्रोजेक्ट को आधार बनाता है। क्रिया केंद्रित पाठचर्या की विशेषता कौन सी नहीं है? जो क्रिया केंद्रित पाठचर्या होती है यह बालकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित है। मानव की प्रगति में क्रियाशीलता सर्वाधिक महत्व भी रखती है। इस उपागम में अधिगम के कई महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसमें अंतर्वस्तु का चयन वर्तमान उपयोगिता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तीन बातें सही हैं, विशेषता नहीं है, तो वो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है पाठ्यक्रम विकास के घटक का जो सही क्रम है वो है सबसे पहले उद्देश्य आ जाता है, फिर विषय वस्तु आती है, फिर अधिगम अनुभव आ जाता है, फिर मूल्यांकन प्रक्रिया आ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठचर्या निर्माण और विकास एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? व्यावसायिक प्रक्रिया है। पाठचर्या विकास का प्रमुख कारक है विषय वस्तु का चयन जिसका अभिप्राय निम्नलिखित विकल्पों से है, यानी कि संकल्पना, अवधारणा, सिद्धांत। ठीक है, तीनों ऑप्शंस में राइट हो जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। पाठ्यक्रम विकास और क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण घटक है पाठ्यक्रम मूल्यांकन। क्या है? पाठ्यक्रम मूल्यांकन। पाठचर्या विकास जो है यह सामाजिक प्रक्रिया है, एक चक्रीय प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठचर्या विकास का उद्देश्य है छात्रों का बहुमुखी विकास करना, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, छात्रों में जीवन मूल्यों का निर्माण करना। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समयानुसार परिवर्तन किया जा सके। ये सिद्धांत लचीलेपन का सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? लचीलेपन का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम विकास में यदि किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह पाठचर्या उपागम के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के ज्ञान को विषय का अनुशासन कहते हैं? तो वह संगठित ज्ञान है प्यारे दोस्तों। कैसा ज्ञान है? संगठित ज्ञान है। विषय आधारित उपागम के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो उसमें एक तो विषय केंद्रित हो जाता है, दूसरा संरचना केंद्रित हो जाता है। ये विषय आधारित उपागम के दो प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को हम क्या कहते हैं? जो विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या होती है इसको हम पाठ्य वस्तु या पुस्तक केंद्रित भी कहते हैं। तो इसमें पुस्तक केंद्रित ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए कट जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को हम पाठ्य वस्तु या पुस्तक केंद्रित भी कहते हैं। किस प्रकार के उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है? तो वह है व्यवहारवादी उपागम। कौन सा उपागम? व्यवहारवादी उपागम। 168 नंबर क्वेश्चन कहता है MLL का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। क्या होता है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। प्रणाली उपागम के चार तत्व कौन कौन से हैं? प्रणाली उपागम के चार तत्व, एक तो आगत या पर्दा हो गया, ठीक है, प्रक्रिया हो गया, पर्यावरणीय संदर्भ हो गया, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस उपागम की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जाता है? तो वह है व्यवस्था विश्लेषण उपागम। व्यवस्था विश्लेषण उपागम ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके पाठचर्या के उद्देश्य किन तीन क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित किए जाने चाहिए? तो वो एक तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष हैं, यही वो तीन पक्ष हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकीकृत पाठचर्या वो पाठचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। यह कथन हैंडरसन का है। किसका है? यह कथन हैंडरसन का है। आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक जो है वो ब्रूनर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ब्रूनर ने लिखी थी। ब्रूनर की दृष्टि में जीव विज्ञान की संरचना किस बुनियादी संबंध पर आधारित है? तो यह बाहरी अभिप्रेरणा और गमनशील क्रिया
जो है कि बुनियादी संबंध पर आधारित है। बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यह किस उपागम के क्षेत्र में आता है? यह संरचनावादी उपागम के क्षेत्र में आता है, यानी कि ऑप्शन डी ए राइट हो जाएगा। पाठचर्या विकास का अर्थ होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या विकसित करते समय ध्यान देना आवश्यक होता है कि पाठचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है। जिस स्तर के बालकों के लिए पाठचर्या का निर्माण किया जाना है उनका पूर्ण ज्ञान स्तर क्या है। समाज, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी होती हैं पाठचर्या डेवलप करते समय, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली मानी जाती है। इसके प्रमुख तत्व क्या होंगे? इसके प्रमुख तत्व 4 हैं। पाठचर्या निर्माण के तत्व क्या हो जाएंगे? शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यवस्तु, परीक्षण, पृष्ठपोषण, ये क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व हैं। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या निर्माण में लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का विश्लेषण किन दृष्टिकोणों से किया जाता है? तो ये राष्ट्र की दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से, अधिगमकर्ता की दृष्टि से, इन सभी दृष्टि से किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या विकास के विविध तत्व हैं, जैसे आवश्यकताओं का विश्लेषण हो गया, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण हो गया, आगत तत्वों का विश्लेषण हो गया। ये क्या है? पाठचर्या विकास के अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, इसलिए ऑप्शन डी यानी कि तीनों ऑप्शन राइट हैं। एनसीईआरटी ने 1975 में जो है कि 1975 वर्ष 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठचर्या की एक रूपरेखा प्रकाशित करके 10+2 प्रणाली को अपनाने के प्रयासों को ठोस रूप दिया था 1975 में। किस वर्ष में? 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1986 नामक दस्तावेज में शिक्षा के विश्व परिदृश्य की विवेचना की गई और अनेक उपयोगी और सार्थक सुझाव दिए गए? तो वह है कोठारी शिक्षा आयोग। ठीक है, किसके द्वारा? कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा। सन 1949 में गल्फ टॉयलर द्वारा पाठचर्या संबंधी 4 प्रश्नों पर बात की गई। कितने प्रश्नों पर? 4 प्रश्नों पर बात की गई। बीन एवं अन्य 1986 द्वारा पाठचर्या के स्तर 7 बताए गए हैं। कितने स्तर बताए गए हैं? 7 स्तर बताए गए हैं। पाठचर्या नियोजन संबंधी किस स्तर पर एवं शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं? किस स्तर पर? तो सहयोगी पाठचर्या नियोजन स्तर पर शिक्षार्थी जो हैं वह एक साथ, शिक्षक और शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं। निम्न में से किस पाठचर्या नियोजन स्तर पर विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं? तो वह राष्ट्रीय स्तर पर। किस? राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या संयोजन में सम्मिलित किया जाने वाला जो कार्य है वह विषय की प्रकृति तथा विषय का स्वरूप है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इसमें विकासात्मक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, ये सभी जो हैं पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। पाठचर्या की वास्तविक कार्यान्वयन संबंधी कार्यस्थल हैं, इसमें विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। पाठचर्या नियोजन संबंधी कमियां परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं पाठचर्या के क्रियान्वयन में। किसमें? पाठचर्या के क्रियान्वयन में। पाठचर्या का कार्यान्वयन आवश्यक है अधिगम परिस्थितियों में। किसमें? अधिगम परिस्थितियों में पाठचर्या को व्यवहार में लाना आवश्यक है। किसके अनुसार? अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु को नियोजन व संगठित करना ही पाठचर्या को केंद्रीभूत समस्या है। हैरिक एवं हाइटलर के द्वारा। हैरिक एवं हाइटलर के द्वारा पाठचर्या के नियोजन के आधार पर पाठचर्या के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें छात्र आधारित पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या, क्रिया केंद्रित पाठचर्या होती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या पुस्तकों में अधिक बल दिया जाता है जिसे पुस्तक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। पाठचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन से पता चलता है कि जो सिलेबस है वो कितना इफेक्टिव रहा। पाठचर्या की योजना और क्रियान्वयन में विद्यालय अपना चयन निम्न में से करता है। संस्कृति,
ठीक है, विद्यालय अपना चयन संस्कृति से करता है। अगला प्रश्न, पाठचर्या विकास के बाद विषय वस्तु में सुधार के लिए उपयुक्त जो मूल्यांकन है वह योगात्मक मूल्यांकन है। क्या है? योगात्मक मूल्यांकन है। पाठचर्या क्रियान्वयन क्या है? पाठचर्या क्रियान्वयन एक पाठ्यक्रम के व्यवहार में लाना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको व्यवहार में लाना, उस पर काम करना ही पाठचर्या क्रियान्वयन होता है। क्रियान्वयन शब्द का ही मतलब होता है उस पर काम करना, उसको अपने व्यवहार में लाना। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित किन 3 पक्षों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो इसमें समाज, व्यक्ति, सांस्कृतिक विरासत, ये वो 3 पक्ष हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 200 प्रश्न हमारे पूरे हुए। अगला प्रश्न कहता है, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम पुस्तक द्वारा दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं के समाधान हेतु योग्य विषय के रूप में H.T. जॉनसन ने परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया? H.T. जॉनसन ने परिभाषित किया। प्रकृति में मुख्यतः किन 3 रूपों को देखा जाता है? प्रकृति में मुख्यतः एक तो पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद, ये वो 3 रूप हैं जिनको देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रकृतिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो रूसो हैं। कौन हैं? रूसो हैं। प्रेग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। प्रेग्मा का अर्थ क्या होता है? किया हुआ कार्य। अगर इस प्रश्न की बात की जाए, प्रेग्मा क्या है? देखिए, प्रयोजनवाद से आया है प्रेग्मा। किससे आया है? प्रयोजनवाद, ठीक है। प्रयोजनवाद जो है इसको अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। और प्रैग्मेटिज्म जो है यानी कि प्रयोजनवाद अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिको से हुई है। और ग्रीक भाषा में प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रैग्मा का अर्थ किस भाषा में किया हुआ कार्य होता है? तो ये ग्रीक भाषा में होता है। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। प्रयोगवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत है उपयोगिता। क्या है पहला सिद्धांत? क्या है पहला सिद्धांत? है उपयोगिता। प्रयोजनवादी पाठचर्या निर्माण का तीसरा सिद्धांत जो रटने का विरोध करता है वह है अनुभव का सिद्धांत। वह है अनुभव का सिद्धांत। प्राचीन यथार्थवाद के अनुसार सृष्टि के 2 रूप हैं, एक तो प्राकृतिक व्यवस्था की सृष्टि, दूसरा देवी व्यवस्था की सृष्टि। ये वो 2 रूप हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे अपेक्षित आदतों का समुचित विकास हो सके? तो वह है जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। कौन सा वाद संपूर्ण शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्ति केंद्रित बनाने का प्रबल समर्थक है? वह है अस्तित्ववाद। क्या है? अस्तित्ववाद। शिक्षा के किस स्तर पर पाठचर्या के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व विवेकपूर्ण उपयोग, जल, ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन आदि शामिल होने चाहिए? तो वह स्तर है हमारा उच्चतर स्तर। कौन सा? उच्चतर स्तर। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का निर्माण कब प्रसारित हुआ? तो ये 2001 में प्रसारित हुआ। किसके कथनानुसार? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। संवैधानिक मूल्य का अनुसरण करते हुए संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया? तो वह धारा 21A है। धारा 21A है। किसने सर्वप्रथम शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना दी? वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया? वह है 42वां संविधान संशोधन। किस धारा के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? धारा 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा प्रबंध करने का अधिकार धारा 30(1) के अंतर्गत आता है। धर्मनिरपेक्षता की नीति की प्रमुख विशेषताओं को डामले ने किस प्रकार व्यक्त किया है? तो इन्होंने
एक तो इसको वैज्ञानिक प्रवृत्ति बताया है, विधि का शासन तथा नैतिकता की प्राप्ति बताया है। ये धर्मनिरपेक्ष की नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहेगा वह डी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। मानव स्वभाव के 4 विभिन्न पक्ष हैं: आर्थिक, मूल प्रवृत्त्यात्मक एवं संवेगात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस क्रिया आधारित पाठचर्या का सूत्रपात किस शिक्षा शास्त्री ने किया? तो उसमें पेस्टोलॉजी और रूसो ये दोनों ही हैं जिन्होंने क्रिया आधारित पाठचर्या का सूत्रपात किया था। क्रिया आधारित पाठचर्या के वास्तविक प्रणेता जो हैं वो जॉन डीवी थे। कौन थे? जॉन डीवी थे। बालक की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, एक तो सामाजिक एवं रचनात्मक, गवेषणात्मक प्रयोगात्मक, अभिव्यक्तिजन्य और कलात्मक। ये 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिया आधारित पाठचर्या को और किस नाम से जाना जाता है? क्रिया आधारित पाठचर्या को अनुभव प्रधान पाठचर्या भी कहते हैं। किसके अनुसार पाठचर्या में समस्त मानव जाति को सम्मिलित करना चाहिए? तो नन के अनुसार। किसके अनुसार? नन के अनुसार। क्रिया और विचार विद्यालय के रूप में विद्यालय की जो संकल्पना है वो गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से तत्व निहित हैं? बुनियादी शिक्षा में क्रिया, खोज, वार्तालाप ये सभी तत्व इसमें निहित हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। यह सिद्धांत जॉन डीवी का था। किसका था? यह सिद्धांत जॉन डीवी का था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है वो जॉन डीवी ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन डीवी ने। खोज आधारित अधिगम की 3 विशेषताएं हैं। एक तो खोज और समस्या समाधान के माध्यम से ज्ञान का सृजन और समेकन, छात्र केंद्रित क्रियाओं पर बल, पूर्व ज्ञान की संरचना में खोज के माध्यम से प्राप्त नए ज्ञान का समेकन। इसलिए ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होता है, ऐसा हेनरी सीसल बिल्ड कहते हैं। हेनरी सीसल बिल्ड का यह स्टेटमेंट है। पाठचर्या प्रतिमानों को प्रमुख रूप से किन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है? तो वो एक तो उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान है, दूसरा प्रक्रिया प्रतिमान है, तीसरा परिस्थिति प्रतिमान है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। इसमें शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन हो गया, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन हो गया, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन हो गया। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वह राइट हो गया। ग्रॉस रूट मॉडल जो है वह हिल्दा टाबा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हिल्दा टाबा के द्वारा दिया गया है। कौन सा प्रतिमान केवल प्राचीन निगमन विधि का उल्टा भाग है जो आगमन विधि पर आधारित है? तो वह है जमीनी प्रतिमान। क्या है? जमीनी प्रतिमान। प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान कौन से हैं? योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशन, प्रशासन, प्रतिपुष्टि, ये सभी प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान हैं। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान के सोपान कौन कौन से हैं? प्रदर्शन प्रतिमान के सोपान में भूमिका, विकास और एकीकरण ये सभी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या प्रक्रिया के मुख्य आधार बिंदु कौन कौन से हैं? तो वो उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभवों की पहचान, ये पाठचर्या प्रक्रिया के मुख्य आधार बिंदु होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रतिदर्शन प्रतिमान अधिक प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें छात्रों की सफलता का मूल्यांकन करना कठिन होता है। आगे बढ़ेंगे। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप जो है वह शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है कि लक्ष्य किस तरीके के हैं उसी तरीके की पाठचर्या भी तैयार की जाएगी। पाठचर्या प्रारूप एक क्रमिक विवरण है। पाठचर्या निर्माण से मूल्यांकन तक की प्रक्रिया का एक क्रमिक विवरण है, एक सीक्वेंस का एक कह सकते हैं सीक्वेंस में होता है। सीहान तथा किर्कलैंड ने
पाठचर्या प्रारूप को कितने सोपानों में विभक्त किया है? तो इन्होंने 6 सोपानों में विभक्त किया है। प्रोफेसर एस स्वामीनाथन के द्वारा विभक्त पाठचर्या प्रारूप स्तर में क्रियान्वयन के बाद जो प्रयोग किया गया चरण है वह मूल्यांकन है। वह मूल्यांकन है। पाठचर्या के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। किसकी? शिक्षक की होती है कि वो पाठचर्या पर काम करे, उसको व्यवहार में ले, है ना। एक अच्छे पाठचर्या प्रारूप की विशेषता है उसमें वह उद्देश्यपूर्ण होता है और कुछ उसमें क्रिएटिविटी करने के लिए होती है, लचीला भी होता है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या प्रारूप के प्रकार हैं। देखिए, विषय केंद्रित प्रारूप होता है, विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप होता है, समस्या केंद्रित प्रारूप होता है। ये पाठचर्या प्रारूप के सभी प्रकार हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न कहता है पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप में पारंपरिक विषयों को शामिल किया गया है। तो इसमें अंतर अनुशासनिक रूप में जो है कि पारंपरिक विषयों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप जो है वो 5 हैं। पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप जो है वो 5 प्रकार के हैं। आगे बढ़ेंगे। पाठचर्या के विस्तृत क्षेत्र प्रारूप का जो अन्य नाम है वो अंतर अनुशासनिक प्रारूप है। अंतर अनुशासनिक प्रारूप है। किसी भी उम्र का विद्यार्थी किसी भी विषय की मूलभूत बातों को समझने में सक्षम होता है। यह कथन ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। विद्यालय पूर्व स्तर पर महत्व दिया जाने वाला प्रारूप है। तो यह विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप है। कैसा है? विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप है। जीवन परिस्थिति प्रारूप एवं आधारभूत प्रारूप जो है यह समस्या केंद्रित प्रारूप का ही एक प्रकार है। करिकुलम प्रोसेस जो पुस्तक है इसके रचयिता डी.के. व्हीलर हैं। कौन हैं? डी.के. व्हीलर हैं। व्हीलर के द्वारा प्रदत्त पाठचर्या संरचना के जो प्रमुख सोपान हैं वो आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 सोपान हैं। व्हीलर ने पाठचर्या की संरचना को माना है वृत्ताकार माना है। क्या माना है? वृत्ताकार माना है। शैक्षिक प्रक्रिया में 2 प्रकार की पाठचर्या देखने को मिलती है, जो है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। ये दोनों ही प्रकार की पाठचर्या यहाँ पे देखने को मिलती है। किस प्रकार की पाठचर्या को राष्ट्रीय लक्ष्यों, आदर्शों एवं दर्शन को समाहित करके राष्ट्रीय स्तर पर विषय वस्तु का चयन करके सृजित किया जाता है? तो वह है केंद्रित पाठचर्या। ठीक है। कौन सी पाठचर्या? केंद्रित पाठचर्या। शिक्षा देश के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? शिक्षा देश के शिक्षा देश के संविधान की संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। मतलब लगातार बोलने में दिक्कत हो जाती ना। किसके कथनानुसार केंद्रीकृत पाठचर्या एक पाठचर्या है जिसमें केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार आधिपत्यपूर्ण संभवतः एकमात्र नीति विषयक भूमिका में प्रवृत्त होती है। ऐसा स्टेटमेंट नागेल ने दिया है। किसने दिया है? नागेल ने दिया है। और अगला प्रश्न है किस प्रकार की पाठचर्या में स्थानीय जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है? तो वह है विकेंद्रीकृत पाठचर्या, जिसमें स्थानीय जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है। किस प्रकार की पाठचर्या में राष्ट्रीय लक्ष्यों की अनदेखी की जाती है? विकेंद्रीकृत पाठचर्या में जो राष्ट्रीय लक्ष्य होते हैं उनकी अनदेखी की जाती है। किस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठचर्या लचीली होती है और इसमें विविधता के आधार पर संशोधन किया जा सकता है? तो वह है विकेंद्रीकृत पाठचर्या। साइबर शिक्षा कहा जाता है। साइबर शिक्षा जो है वह सूचना व संचार तकनीक यानी कि ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। NKN का पूरा नाम होता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क। भारतीय सैटेलाइट के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की संभावनाओं को बल देने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो उसमें इनसैट 1B और 6 मीडिया सेंटर की स्थापना की गई। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। लिबरल एजुकेशन का अर्थ होता है एक विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए रहेगा आपका वह राइट हो जाएगा। उदारवाद का जनक जो है वो जॉन लॉक को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है। सूचना विस्फोट से मानवीय मूल्यों में क्या बदलाव हो रहा है? सूचना विस्फोट से मानवीय मूल्यों में ह्रास हो रहा है।
कमी आ रही है। सूचना विस्फोट किस बदलाव का उत्पाद है? सूचना विस्फोट जो है यह सूचना क्रांति के फैलाव का बदलाव है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम कौन से होंगे? व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम की बात की जाए तो इसमें भाषा, सामान्य आधार पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य और व्यावसायिक विषय चयन ये इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया था? तो ये वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया है। किससे लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया है। शांति शिक्षा पाठ्यक्रम के 3 रूप उपकल्पित किए गए। वह शांति के विषय में शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, सकारात्मक शांति, ये 3 जो है इसमें रूप जो है वो उपकल्पित किए गए। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। तो ऐसा हॉलक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसने भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक लिखी थी? तो वो हैं कमेनियस, जिन्होंने सबसे पहले भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक लिखी थी। मूल्य शिक्षा का अर्थ होता है मूल्यों की शिक्षा, मूल्य समाहित या फिर मूल्य परक शिक्षा। यहाँ पे दोनों ही बातें सही हो जाती हैं, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। जे.एस. वर्मा समिति ने मूल्यों के संबंध में सिफारिश दी है। जे.एस. वर्मा समिति ने मूल्यों के संबंध में सिफारिशें दी। एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए कौन से पंचमूल तैयार किए गए? एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए सफाई, सच्चाई, श्रम, समानता, सहयोग, ये सभी जो है पंचमूल तैयार किए गए। यहाँ इतनी बात क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूल्य परक शिक्षा में किस उपागम पर अधिक बल दिया जाता है? मूल्य परक शिक्षा में जो है कि स्कूली उपागम, एकीकृत, बहुआयामी, इनमें से किसी भी उपागम पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। मूल्य शिक्षा से अभिप्राय है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य समाहित हों, आध्यात्मिक मूल्य समाहित हों, तो वो हमारी मूल्य शिक्षा होती है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। श्रम गरिमा का अर्थ है श्रम गरिमा की महत्ता को स्वीकार करना। अगला प्रश्न, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है ऐसा किसने कहा है? इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 282 कहता है कि सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग जर्मन वैज्ञानिक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जर्मन वैज्ञानिक द्वारा। शब्द स्टैटिक्स शब्द जो है वह बना हुआ है स्टेटस से। किससे बना हुआ है? स्टेटस से बना हुआ है। सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, ऐसा बॉडिंगटन कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा बॉडिंगटन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, किसने परिभाषित किया? तो यह गैरेट का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? गैरेट का। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार हैं डियर फ्रेंड। कितने प्रकार हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न कहता है आंकड़ों 15, 17, 18, 22, 23 का मध्यमान क्या होगा? तो इसको जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका 19 आंसर आएगा। कितना आएगा? 19 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। फिर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका मध्यांक पूछ रहा है, तो इसमें चौथा मध्यांक होगा। आप चेक कर लीजिएगा, हमने इसमें पहले क्लास में सॉल्व कराया है। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों का जो प्रकार है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वसनीय माप है? तो वह मध्यमान जो है वह एक विश्वसनीय माप है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की जो विधि है वो स्थिति अंतर विधि और प्रोडक्ट विधि, ये दोनों ही सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया है, तो यह स्किनर के द्वारा, अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के द्वारा विकसित किया गया है। व्यक्तिगत शिक्षा का केंद्र है, तो इसमें स्कूल और घर, यहाँ पे ये व्यक्तिगत शिक्षा के केंद्र हैं। आगे बढ़ेंगे, ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। CSGM विश्वविद्यालय कानपुर के परीक्षा नियंत्रण कौन है? तो वो है श्री राकेश कुमार। जो कॉलेज से, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर आता है उसमें देखिएगा तो राकेश कुमार हैं, उसमें नीचे लिखा होता है। विद्यालय बच्चों का बाग है, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। कौन कहते हैं? फ्रोबेल कहते हैं। NCF का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या नाम है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के
किस शब्द से लिया गया है? तो यह वेलेर शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? वेलेर से। साइट का पूरा नाम होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार 3H का अर्थ होता है हेड, हैंड, हार्ट। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। प्रोजेक्टर विधि किसकी है? तो ये किलपैट्रिक की है। प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक की है। ठीक है, शुरू किया था, इसकी जो मूल अवधारणा है वो जॉन डीवी ने दी थी। जो जॉन डीवी हैं वो किलपैट्रिक के गुरु हैं, और फिर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किलपैट्रिक ने किया, इसलिए किलपैट्रिक को ही माना जाता है। कुरेज शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? लैटिन भाषा। पाठ्यक्रम संरचना जो है वो दर्शन शास्त्र पर, मनोविज्ञान पर, समाजशास्त्र पर, इन सभी पर आधारित है। इन सभी पर आधारित है। प्रोफेसर हॉर्न के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? तो शिक्षा प्रक्रिया के 2 तत्व माने गए हैं। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिवर्तन। व्यवहार का परिवर्तन। मापन का क्षेत्र है सीमित भी होता है, व्यापक भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम संबंधित है किससे? तो ये मूल्यांकन प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा के उद्देश्यों से, इन सभी से जो पाठ्यक्रम है वह क्या होता है? संबंधित होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम सिद्धांतों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। परीक्षा केंद्रित जो है, परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम जो है यह एक दोष है, क्योंकि परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम ठीक नहीं है। और अगर ये बालक केंद्रित होता तो गुण हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? धन संग्रह करना परीक्षा जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। छिपा हुआ, जिसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं, यह एक प्रकार का निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है। मूल्यांकन क्या है भाई? मूल्यांकन जो है यह मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन मात्रात्मक होता है। अधिगम अनुभवों के चयन का आधार क्या है? वैधता, व्यापकता और विविधता। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम होता है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या होता है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। PRB का पूरा नाम होता है मनोविज्ञान अनुसंधान ब्यूरो। पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु जो मापदंड है वह छात्रों की रुचि, क्रियाशीलता का समावेश और बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, सभी बालकों के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। शिक्षण का प्रशासनिक प्रतिमान विकसित किया गया 1981 में। 1981 में शिक्षण का प्रदर्शन विकसित किया गया, तो यह टॉयलर के द्वारा शिक्षण का प्रदर्शन प्रतिमान टॉयलर के द्वारा विकसित किया गया। निकोल्स के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया के कितने पद हैं? 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। पृष्ठ पोषण के कितने प्रकार हैं? तो भैया पृष्ठ पोषण के 3 प्रकार हैं। एडम्स के अनुशासन के कितने प्रकार हैं? एडम्स के अनुशासन के 3 प्रकार हैं। लक्ष्य स्थिति को डैश कहा जाता है। लक्ष्य स्थिति को प्रथम व्यवहार भी कहा जाता है। प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं अदा और प्रदा, यानी कि इनपुट और आउटपुट जो हैं ये प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम सह संबंधित है, प्रोजेक्ट विधि से सह संबंधित है। गांधी जी समर्थन करते थे, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन करते थे। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन किया गया जॉन डीवी द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डीवी द्वारा। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है वह रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 331 कहता है खेल द्वारा शिक्षा विधि की खोज किसने की है? तो वो है फ्रोबेल, जिन्होंने खेल खेल में सीखने पर जोर दिया है, खेल द्वारा शिक्षा विधि की खोज की है। सूझ प्रतिमान का विकास प्लेटो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया है 1966 में। किसमें? 1966 में। अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान है एक सामाजिक प्रतिमान। कैसा है? यह एक सामाजिक प्रतिमान है।
मॉडल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक B.R. जोयस हैं। B.R. जोयस हैं। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान को प्रस्तुत किया गया B.F. स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? यूनेस्को के द्वारा यह सुझाया गया था। औपचारिक शिक्षा संबंधित है विद्यालय शिक्षा से। किस शिक्षा से? विद्यालय शिक्षा से। बेसिक स्कूल के प्रणेता गांधी जी हैं। बेसिक स्कूल के प्रणेता गांधी जी हैं। ह्यूमनिज्म शब्द किस शब्द से आया है? तो यहाँ ह्यूमनिज्म जो शब्द है वो हमारा एक दूसरा वर्ड होता है, मैंने पहले ही बताया है, वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका। मूल्यांकन का उपकरण क्या है? मूल्यांकन का उपकरण है जांच सूची, साक्षात्कार, अवलोकन प्रविधि। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है वो मूल्यांकन के उपकरण हैं। फिलॉस शब्द का अर्थ होता है मन। क्या होता है? मन। डिसिप्लस शब्द जो है वह लैटिन भाषा से संबंधित है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। निम्नलिखित में कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? जातीयता जो है ये कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है। सिस्टम डायनामिक्स कितनी प्रक्रियाएं हैं? सिस्टम डायनामिक्स में 4 प्रक्रियाएं हैं। कितनी प्रक्रियाएं हैं? 4। प्रकृतिवाद के समर्थक कौन हैं? रूसो, लैमार्क, डार्विन। ये सभी कौन हैं? प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। पुरस्कार एवं दंड क्या है? यह अभिप्रेरणा की एक विधि है, मोटिवेट करने की एक विधि है, इंस्पायर करने की एक विधि। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक विकास को 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 6 वर्गों में। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान किस सन में विकसित हुआ? तो ये 1976 में विकसित हुआ था। OHP का पूरा रूप होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर। फोटो स्टेट का सर्वप्रथम प्रारंभ, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कई बुक्स में USA दिया है, कई बुक्स में इसका आंसर फ्रांस दिया है, लेकिन ज़्यादातर मान्यता फ्रांस को दी जा रही है, इसलिए हम फ्रांस के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। www का पूरा जो नाम है वह वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। CCTV का पूरा नाम क्या है? CCTV का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, ऐसा मैकफॉरलैंड कहते हैं। मैकफॉरलैंड कहते हैं। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण के स्तरों की संख्या 5 है। कितनी है? 5। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का मुख्य अवरोध है, इसमें आर्थिक समस्या भी है, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव भी है, तकनीकी समस्या। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग का जो प्रयोग है वह स्किल्स डेवलप के लिए होता है, कौशल विकास के लिए होता है। जो माइक्रो टीचिंग है वह एक पृष्ठ पोषण की विधि है। किसकी विधि है? पृष्ठ पोषण की विधि है। वृहद शिक्षण का प्रयोग होता है एक सामान्य चक्र काल के लिए। एक सामान्य चक्र काल के लिए। NCERT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षण कक्षा में कौन सा एक शिक्षक का गूंगा मित्र है? श्यामपट्ट जो है ब्लैक बोर्ड, ये टीचर का गूंगा मित्र होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक पाठ्यवस्तु है। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण का यंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, ऐसा जो है किसने कहा है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इग्नू का प्रथम शब्द जो है वह प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी को प्रेजेंट करता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है, ऐसा BS ब्लूम ने कहा। ऐसा BS ब्लूम कहते हैं। एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं भैया? 3 प्रकार हैं। अनुशासन के 3 प्रकार हैं। शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया जो है वह BS ब्लूम से संबंधित है। BS ब्लूम से संबंधित है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। सीटेट में ई का मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी से होता है।
ठीक है, एलिजिबिलिटी से होता है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव या परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी जो है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं। अधिगम के प्रमुख अंग हैं, तो देखिए इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और अधिगम की परिस्थिति, ये सभी अधिगम के प्रमुख अंग हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन गुड्स का है। किसका है? यह जो कथन है वो गुड्स का है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष एवं सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है, ऐसा रॉस कहते हैं। कौन? ऐसा रॉस कहते हैं। अधिगम सिद्धांत है तो इसमें मानसिक अनुशासन एवं साहचर्य का सिद्धांत हो या क्षेत्र सिद्धांत एवं कार्यात्मक सिद्धांत हो, ये अधिगम सिद्धांत हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। क्या नाम है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है। किसने कहा? डब्ल्यू वेनर ने कहा। किसने कहा? डब्ल्यू वेनर ने कहा। अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं क्या? पुरस्कार और दंड, प्रशंसा, निंदा, प्रगति का ज्ञान, ये सभी क्या हैं? अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं। CSJM विश्वविद्यालय कानपुर, यह किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो यह राज्य विश्वविद्यालय है, यानी कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। यशवंत राव सी मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह नासिक में स्थित है। कहाँ है? नासिक में स्थित है। इग्नू में शिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है। इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है। दूरस्थ शिक्षा संबंधी है। दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। किससे? निरौपचारिक से। दूरस्थ शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वो 1991 में इग्नू के अंतर्गत हुई थी। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन हैं? डीवी, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, ये सभी कौन हैं? दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं। मूल्यांकन है एक क्या है? प्रविधि है। मूल्यांकन जो है वह एक प्रविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए धन संग्रह करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बाकी शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, चरित्र विकास हो, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। पृष्ठ पोषण के प्रकार हैं। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों ही पृष्ठ पोषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो फीडबैक हम देते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। गांधी जी जो है वह प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे। पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसमें नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। लैटिन भाषा में डिसिपुलस शब्द का अर्थ होता है अनुशासन में। क्या होता है? अनुशासन में। निम्नांकित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? तो वह जातीयता जो है वो मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है। शब्द प्रणाली में उपागम के लाभ हैं। प्रभावशाली योजना बनाने में, उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय, गुणवत्ता पर नियंत्रण, ये क्या है? शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि समन्वित शिक्षा में मुख्य क्रियाएं हैं। मानकीयकरण एवं संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेश, ये सभी क्या हैं? समन्वित शिक्षा की मुख्य क्रियाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं। अधिक धन लगना, अधिक समय लगना, ये क्या है? सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं। शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। प्रणाली उपागम है एक क्या है? शिक्षा में नई विधि है। प्रणाली उपागम शिक्षा में एक नई विधि है। सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार इसमें होते हैं। संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व, अदा, प्रदा, संसाधक, ये सभी क्या हैं? संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 कहता है खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल है। शब्द कीबरनेट्स जो है यह ग्रीक भाषा से संबंधित है। 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है। 3 जो है 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रणाली के मूलभूत जो तत्व हैं वो कितने हैं? 4। कितने हैं? 4।
कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी? जॉन डीवी ने दी थी। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन जो पुस्तक है वो किसकी है? हॉर्सफोर्ड की है। किसकी है? हॉर्सफोर्ड की है। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के जो मुख्य घटक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी कौन है? शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक होते हैं। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? व्यवहार का परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। पाठ्यक्रम मानव जाति संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम मानव जाति, पाठ्यक्रम जो है ये मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। कौन कहते हैं? फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 412, पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा है? पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व जो हैं, जैसे उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, ये क्या है? पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। कैरिकुलम एक शब्द है, यह जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। सहसंबंध के प्रकार हैं, सहसंबंध के 4 प्रकार हैं। कितने हैं? 4 के निम्न आंकड़े हैं 10, 20, 30, 40, 50। इनका जब आप मध्यमान निकालेंगे तो 30 निकलेगा। मध्यमान जाना जाता है तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा, वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा मध्यमान को जाना जाता है। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, किसने कहा? तो ऐसा FC मिल्स कहते हैं। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के जो प्रकार हैं वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के आंकड़े होते हैं। आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार की बात करें तो वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ऐसा बोर्डिंगटन कहते हैं। सांख्यिकी स्टेटस से बना है जो लैटिन भाषा से संबंधित है। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का जो उपयोग है वह 1950 में हुआ। एडुसेट का पूरा नाम होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। एडुसेट भी कहा जाता है किसको? GSAT-3 को एडुसेट भी कहा जाता है। CBSE का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। मापन क्या है? मापन जो है वह मात्रात्मक होता है। मुक्त प्रणाली है, गत्यात्मक एवं लचीली। अगला प्रश्न, निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है मुक्त विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अच्छी परीक्षा की विशेषताएं ये होती हैं, वैधता और विश्वसनीयता इनमें होती है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह स्टेटमेंट रॉस का है। किसने कहा? रॉस ने कहा। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। किसने कहा? ऐसा गुड कहते हैं। कौन कहते हैं? गुड का स्टेटमेंट है। किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है? तो वह सूक्ष्म शिक्षण है। जो सूक्ष्म शिक्षण है वह स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मूल्यांकन के उपकरण हैं निरीक्षण प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि। ये क्या हैं? ये मूल्यांकन के उपकरण हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन जो है वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा किया जाता है। परीक्षण के प्रकार हैं अध्यापक निर्मित परीक्षाएं, प्रमापीकृत परीक्षाएं। ये क्या हैं? ये परीक्षण के प्रकार हैं। मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ये ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, ऐसा डांडेकर कहते हैं। कौन? ऐसा डांडेकर कहते हैं। सार्वभौमिक मूल्य है, देखिए सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा, ये सभी क्या हैं? सार्वभौमिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। सहायक सामग्री के प्रकार हैं, तो इसमें सहायक सामग्री के 3 प्रकार हैं। शिक्षक व्यवहार का सूक्ष्म शिक्षण है, एक पृष्ठपोषण की प्रविधि। क्या है? शिक्षक व्यवहार का सूक्ष्म शिक्षण है, तो ये पृष्ठपोषण की एक प्रविधि है। दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक के अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है, ऐसा जूट कहते हैं। कौन? ऐसा जूट कहते हैं। सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान स्थापित हुआ था 1950 में। कब स्थापित हुआ? 1950 में। सर्वप्रथम फोटो स्टेट का जो आविष्कार है वह 1900 में हुआ। कब हुआ? 1900 में। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रयोग है वह सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में किया जाता है। संप्रेषण के कितने स्तर होते हैं? संप्रेषण के प्यारे दोस्तों 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर होते हैं। विद्यालय द्वारा
हुए बालक के व्यवहार परिवर्तनों के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, ऐसा क्वेलेन एंड हन्ना कहते हैं। मूल्यांकन जो है इसका प्रयोग किया जाता है B.S. ब्लूम आयाम में मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को विकसित किया गया जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। सूझ प्रतिमान विकसित किया गया प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं तो प्रभाव प्रतिमान, सूझ प्रतिमान, नियम प्रतिमान, ये सभी क्या हैं? दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में। मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ था 1960 से। 1960 से। डेविस आयाम का दूसरा नाम प्रबंधन आयाम होता है। प्रबंधन आयाम। हर्बर्शियन अप्रोच जो है वह 1960 के पहले प्रारंभ हुआ था। मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम ब्लूम आयाम है। क्या है? मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम ब्लूम आयाम है। व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान हिल्दा ताबा के द्वारा विकसित किया गया था। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान जो है यह 1976 में विकसित हुआ। एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती, ऐसा हैंडरसन कहते हैं। कौन? ऐसा हैंडरसन कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के जो घटक हैं वो प्रेषक एवं माध्यम, संदेश एवं प्रापक तथा प्रतिपुष्टि, ये सभी संप्रेषक प्रक्रिया के घटक होते हैं। निम्नांकित में कौन जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है? तो वह रामलीला जो है यह जनसंचार का एक सांस्कृतिक साधन है। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर होते हैं। शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम यूएसए में प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। संप्रेषण जो है वह द्विमार्गी प्रक्रिया है, इसमें 2 लोग होना आवश्यक है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 प्रकार हैं। 6। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है? अनुभव। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य अनुभव है। हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या 4 है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आ जाता है। निम्नलिखित में कौन उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है? तो नाटक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। अंग्रेजी में एजुकेशन किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रयोगवाद द्वारा प्रमुख बल जो है वह उपयोगिता पर दिया जाता है। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक पेस्टोलॉजी, रूसो, डीवी, ये सभी जो हैं वो दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है। मूल्यांकन का प्रयोग सभी बालकों के लिए किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में हेल्प करता है। शिक्षक प्रतिमान क्या है? यह अनुदेशन की एक रूपरेखा है। पाठ्यक्रम निर्माण का जो सूत्र है वह मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी जो हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। बहुत कम क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं, बहुत ही कम। विकासात्मक प्रतिमान विकसित किया गया जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया, तो यह रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान डेवलप किया गया। आगमन प्रतिमान हिल्दा ताबा के द्वारा विकसित किया गया। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान किसका है? जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक का है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का राइट हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की खोज B.R. जॉइस ने की थी। औपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा। शिक्षा संस्थापक से क्या अभिप्राय है? व्यवहार का परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जो शिक्षित हो जाता है। प्रबंधन की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों ही है। दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं? अनुशासन के 4 प्रकार हैं। प्रबंधन का लक्ष्य है नियंत्रण, विकास और निरीक्षण। आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम विकास जो है वह शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित है। पाठ्यक्रम संरचना का आधार
इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ये सभी पाठ्यक्रम संरचना के आधार हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पृष्ठपोषण के प्रकार हैं, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों ही पृष्ठपोषण के प्रकार हैं। मैंने आपको बताया था फीडबैक पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। नीचे मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित हैं, जैसे अंतःक्रिया तथा फीडबैक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक बंद प्रणाली है, कौन? तो इसमें एक बंद फंदे के समान, एक यांत्रिक, एक आत्मनिर्भर, ये सभी जो है वो एक बंद प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं। पाठ्यक्रम विषय के पद हैं, तो मूल्यांकन जो है ये पाठ्यक्रम विषय का ही एक पद है। आगे बढ़ेंगे। कोठारी कमीशन जो है वो 1964 में आया था। कोठारी कमीशन विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया। पाठ्यक्रम आधारित है, पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली पर आधारित होता है। 499 नंबर क्वेश्चन है और आपसे कहना चाहेंगे यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व क्या हैं? तो अधिगम, शिक्षक, पाठ्यक्रम ये सभी क्या हैं? पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व हैं। आज का लास्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक कौन है? हार्सफोर्ड जो है ये थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक हैं। तो कैसी रही आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।